नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिन आपको बता दें कि 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के बाद अपनी मां से भी मिलने के लिए जाएंगे। पंचूर गांव में उनकी मां है, जहां पर वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की आपको जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। 3 तारीख से ये उनका दौरा होगा और इसको लेकर उत्तराखंड में तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर उत्तराखंड में पहले से ही लगभग सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और जो कुछ भी बाकी है वो भी की जा रही हैं। 3 मई को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। इस दौरान यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यमकेश्वर के दौरे के बाद अपनी मां से भी मिलने जाएंगे। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम। पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की। 3 दिन का ये दौरा होगा और बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है सीएम का। और इस दौरान जो कार्यक्रम है उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण करेंगे। अपनी मां से मिलने के लिए जाएंगे। हरिद्वार दौरे पर भी जाएंगे। ये पूरा 3 दिन का दौरा होगा, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शामिल होते नजर आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आपको बता दें कि धनोल्टी में मां सरकुंडा माता मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। माता सरकुंडा रोपवे का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि सरकुंडा रोपवे का आज शुभारंभ हमने किया। रोपवे का संचालन होने से वृद्धों को फायदा मिलेगा, बूढ़े लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। मंदिर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब रोपवे से आसानी से लोग यहां पर पहुंच सकेंगे। तो इससे लोगों को अब जन सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। पर्यटन मंत्री जी का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बोल दिया ना आपने, बस हो गया, बहुत बढ़िया। प्रीतम भाई ने मेरा काम कर हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीश का प्रांगण हो। वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। रोप वे हो, कार केबिल हो। आज जो हमने माँ सरकुंडा देवी ये रोप वे शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके संचालन से जो लोग थोड़ा आने में असमर्थ होते हैं, बीमार होते हैं या थोड़ा चलने में उनको परेशानी होती है, जिनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगता था, वो आसानी से आ पाएंगे। ये हमारा धार्मिक पर्यटन हो, चाहे तीर्थाटन हो, उन सभी क्षेत्रों में हमारा राज्य आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं, उसको आगे बढ़ाएं। हम हर संभव आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में जुटी हुई है उत्तराखंड बीजेपी। प्रदेश संगठन तैयार कर रहा है नामों का पैनल। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन शीर्ष नेतृत्व को ये रिपोर्ट भेजेगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। 4 जुलाई को खाली हो रही है राज्यसभा की सीट और उसको लेकर तैयारियां जो है अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। संगठन पूरी तरह से तैयार है और नामों पर चर्चा की जा रही है। नामों का एक पैनल तैयार होगा और ये पैनल प्रदेश संगठन शीर्ष नेतृत्व को भेजेगा इसकी रिपोर्ट, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेगा कि आखिर कौन उस सीट पे बैठेगा। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। 4 जुलाई को ये सीट खाली होगी और इसको लेकर अभी ही पैनल जो है वो नामों का तैयार किया जा रहा है। राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में उत्तराखंड बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश संगठन इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। नामों को लेकर चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और रिपोर्ट जो भी तैयार होगी वो शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसके बाद उस पर फैसला होगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। 4 जुलाई को ये सीट खाली होगी। इसको लेकर बीजेपी जुटी हुई है चयन में। राज्यसभा उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में बीजेपी जुटी हुई है। नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तमाम नामों को लेकर बातचीत की जा रही है और
ये जो नामों की रिपोर्ट है इसको तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनसे मुलाकात नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुलासा किया कि एक अधिकारी पहाड़ में तैनात था और सीधे उनसे मिलने पहुंच गया। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारी को रवाना कर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित किसी भी मामले में अधिकारी कर्मचारी सीधे अपने सचिव और डायरेक्टर से ही बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि किन राज्यों में अटैचमेंट वाला खेल अब नहीं चलेगा और पहाड़ में तैनाती को लेकर दून में अटैचमेंट पर ढींगा मस्ती और मटर गश्ती और करने वाले जो लोग हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। अब किसी भी अधिकारी को ये इजाज़त नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सीधा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करें। उन्होंने इस मामले में एकदम सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुलासा किया कि एक अधिकारी पहाड़ में तैनात था और सीधे उनसे मिलने के लिए पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारी को वहां से रवाना कर दिया। देखिए, जिस मानसिकता के साथ ये उत्तराखंड बना था, ये राज्य इसलिए बना था कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में योजना उत्तर प्रदेश से बनती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी और हमने इस राज्य को बनाया। और आज ये देखने में आया था कि हमारे जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, किसी की चौबटिया में तैनाती है, किसी की पिथौरागढ़ में है, किसी की पौड़ी में है और वो देहरादून में मटर गश्ती कर रहा है। तो मैंने आते ही जो है हॉर्टिकल्चर में 160, एग्रीकल्चर में 46, ग्राम विकास में 15 और एक ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको मैंने सस्पेंड कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सीएमओ के साथ मीटिंग की और इस दौरान प्रदेश के जिला अस्पतालों के डॉक्टर की कमी और अन्य स्टाफ को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि इस दौरान जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सेवा को लेकर, बेहतर बनाने को लेकर, आधुनिक मशीनों को लेकर, खरीदने को लेकर विचार हुआ और तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई। स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने को लेकर निर्देश भी उन्होंने दिए और अधिकारियों से जानकारी भी ली कि आखिर किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं उत्तराखंड में। देखिए, जो एनएपी इस बार लागू हो रही है देश में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा होगी। हम स्थानीय लोक भाषाओं को भी उसमें जो है प्रोत्साहन दिए जाएंगे और अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि इसी सत्र से अपने राज्य में एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। आजकल कैरिकुलम की तैयारियां चल रही हैं और मैंने ये कहा है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में, कैरिकुलम में ये व्यवस्था बनाएंगे कि हमारा बच्चा जो है उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ेगा, यहाँ का भूगोल भी पढ़ेगा और वेद और उपनिषद और रामायण का जो है उसका भी समावेश जो है अपने हम कैरिकुलम में रखेंगे। लेकिन पहले हम पब्लिक डोमेन से सुझाव लिए जाएंगे। उत्तराखंड में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया है कि राज्य के छोटे बड़े अस्पताल में अगले 6 माह में पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध होंगे। 100 दिनों का एक एजेंडा तैयार किया है उन्होंने और इस पर अफसरों के साथ बैठक करते हुए निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जल्द ही नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा और नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्राथमिक अस्पतालों को अलग अलग श्रेणी बार बेहतर करने का निर्णय लिया है। देखिए, हमारा जो दृष्टि पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस दृष्टि पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 5,27,000 लोगों का अभी तक हमने निःशुल्क इलाज किया है। अब हमारे हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। 213 जांचें हमारे हॉस्पिटलों में फ्री हो रही हैं
गर्भवती महिलाओं को जो है खुशियों की सवारी हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। देखिए हमारा जो चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या के आदेश जारी किए गए हैं। अब पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में 15,000, गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं कि किसी भी तरह की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और पर्यटक जो हैं यहाँ पर भारी मात्रा में आ सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचेंगे। इसको लेकर तमाम इंतजाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत और उससे पहले तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या पर आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सचिव धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल ने चार धामों में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और आपको बता दें कि पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। बता दें कि केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ धाम में 15,000, इसके अलावा गंगोत्री की अगर बात करें तो यहाँ पर 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 3 से 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए 2.29 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और इसके अलावा यात्रा के दौरान कोविड के अनुरूप व्यवस्था का पालन भी किया जाएगा। तो खास ध्यान कोविड को लेकर भी यहाँ पर रखा जाएगा। तमाम अधिकारी और पुलिस प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। राज्य सरकार द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध दर्ज किया है। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 2 साल बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और सरकार ने चारों धामों में यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है, जो सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि धामों में तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या को खत्म किया जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। भगवान केदारनाथ के कपाट आने वाले आगामी 6 मई को यहाँ पे सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। देश प्रदेश के सभी बाबा के भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। यहाँ पे हमारी जो ये केदारनाथपुरी है, इस केदारनाथपुरी में रात को रुकने के लिए कम से कम 20,000 आदमी की व्यवस्था है। यहाँ पे एक रात्रि में 20,000 यात्री निवास कर सकता है। भगवान केदारनाथ के चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन की बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा पर रवाना होने की से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल एसोसिएशन के लोग भी इस मामले पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं और नारियल फोड़कर यात्रा का विधिवत शुरुआत जो है वो भी कर दी गई है। बता दें कि हर साल चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, जिससे हरिद्वार के ट्रैवल एसोसिएशन और व्यापारियों का कारोबार बढ़ जाता है। इस साल 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, वहीं 8 मई को बद्रीनाथ और 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाएंगे और श्रद्धालुओं के आने के लिए जो तमाम इंतजाम है वो पहले से ही कर लिए गए हैं। ट्रैवल एसोसिएशन के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कोरोना की वजह से यात्रा पर लगातार प्रतिबंध बना हुआ था और लोग यात्रा नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से इसमें मायूसी जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन अब यात्रा लोग कर सकेंगे और लोगों के चेहरों पर खास खुशी देखने को मिल रही है। व्यापारी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आ रहे हैं, नॉर्थ 24 परगना अशोकनगर से। हमारा हरिद्वार आया है चारधाम के लिए, बहुत आनंद मिल रहा है हमको और सबका मंगल करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, तो इसलिए चारधाम जा रहे हैं। खूब आनंद मिल रहा है। इससे पहले भी चारधाम यात्रा? इससे पहले नहीं गया, हम हरिद्वार आया था इससे पहले,
लेकिन अभी 4 धाम पहला बार जा रहे हैं हम लोग। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल के बाद हरिद्वार में चहल पहल शुरू हुई, यात्रियों को आना शुरू हुआ है और 4 धाम की जो यात्रा आज से शुरू हुई है, ये धन्यवाद हम अपनी धामी सरकार का भी देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दिक्कत किसी यात्री को हरिद्वार में नहीं है। हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप आएँ, मोस्ट वेलकम आपका। धन्यवाद। हम हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में आगामी ईद के त्योहार को लेकर कोतवाली परिसर में शांति व्यवस्था की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के व्यापारियों और सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मौजूद हुए और इस दौरान सभी ने मिलकर यहां पर बैठक की और बातचीत की। आपको बता दें कि मेंबर्स भी यहां पर शामिल हुए CLG के। बता दें कि बैठक में पहुंचे SSP योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। और उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम करना शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आज थाना ज्वालापुर में जो CLG के मेंबर्स हैं और आसपास के जो विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के जो लोग हैं, इनके साथ एक मीटिंग की गई थी, जिसमें लोगों ने पुलिस के बारे में या अन्य सामान्य चीज़ों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कुछ सुझाव भी आए, कुछ समस्याएं भी लोगों के द्वारा उठाई गई हैं जो कुछ पुलिस से संबंधित है, कुछ अन्य विभागों से संबंधित हैं। हम लोगों ने उन सारी समस्याओं को नोट कर लिया है। आज थाना आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बाली पहली बार देहरादून से चलकर अपने गृह नगर काशीपुर पहुंचे। आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। प्रदेश की जनता ने भले ही हमें जनादेश नहीं दिया, मगर प्यार बहुत दिया और उसी प्यार का परिणाम है कि चुनाव में जीतने के ना मिलने के बाद भी प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। भले जीतना मेरी वो अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलता है और वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। 6 से 7 दिन के अंदर स्टेट कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। तो हम अपने प्रदेश के पदाधिकारी बनाने के बाद वो लोग फिर प्रभार के साथ जिलों भर में उतरेंगे और जाकर अगला जो लक्ष्य है हमारा कि जल्द से जल्द पूरे प्रदेश के अंदर संगठन निर्माण, उसी के ऊपर लगेंगे। 6 से 7 दिन के अंदर स्टेट कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। तो हम अपने प्रदेश के पदाधिकारी बनाने के बाद वो लोग फिर प्रभार के साथ जिलों भर में उतरेंगे। ऋषिकेश के IDPL क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका है गुलदार। आखिरकार इसको जो है पकड़ लिया गया है। गुलदार को इसने लोगों के मन में दहशत का माहौल बनाया हुआ था। लोग बहुत ज़्यादा इससे डरे हुए थे। गुलदार को पकड़ने में IDPL के वाल्मीकि समाज ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जबकि वन विभाग केवल औपचारिकता ही निभाता हुआ दिखाई दिया। गुलदार के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 3 दिनों से गुलदार जो है इस कॉलोनी में घुस गया था और यहाँ पर छुपा हुआ था। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल लगाया था, जिसमें गुलदार फंस गया। वन क्षेत्राधिकारियों का कहना है कि गुलदार ने ज़्यादातर कुत्तों को ही अपना शिकार बनाया है। फिलहाल गुलदार को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उसे घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। ये लगातार हम 7 तारीख से जो है गश्त पे थे। ये कभी छत पे कूद रहा था, कभी कमरों पे जा रहा था। यहाँ IDPL में खंडर बना हुआ है, तो खंडर में अंदर घुस जा रहा था। कुत्ते के बच्चे उठा के ऊपर आराम से खा रहा था, लेकिन जो है चारों तरफ से दरवाजे खुले होने के कारण इसको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। आज जो है ये नीचे वाले कमरे में घुसा। इसमें थोड़ा कुछ खिड़कियाँ थी और 2-4 जाल थे हमारे पास, तो जाल से मतलब उसको आज रेस्क्यू किया। अब इसको रेस्क्यू किया जा रहा है। कब से इस क्षेत्र में आप एक्टिव थे? ये 7 तारीख से जो है एक्टिव है, जिसमें कि मुझ पर भी हमला किया था 7 तारीख को। कई जानवरों को निवाला बना चुका है। कई कुत्तों को ज़्यादा निवाला बनाता था, जानवरों को तो अभी नहीं बनाया था इसमें। ये लेपर्ड है और मेल है। अभी ये काफ़ी समय से जो है वो IDPL वाले इलाके में घूम रहा था, तो इसको जो है वो शायद भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर है और इसको आज जो है वो कैप्चर किया गया और तदुपरांत अब इसका अभी पूरा निरीक्षण हो गया है। तो लेपर्ड जो है वैसे ठीक है और अब इसको जो है वो अग्रिम उच्चाधिकारियों से इसकी बात की जा रही है
और यदि इसको छोड़ने के लिए बोलेंगे तो इसको जो है वो डी फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा, इसके प्राकृतिक वास में। लेपर्ड है और गर्मी के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों में इन दिनों आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते जंगली जानवरों के जो व्यवहार हैं वो भी उग्र हो रहे हैं, क्योंकि जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसी घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क से सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर ठिकाला की कैंटर सफारी करने जा रहे पर्यटकों के सामने जो है बड़ी समस्या सामने आ गई, जहाँ पर ठिकाला के रास्ते में एक हाथी आ गया और उसने कैंटर पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की समझदारी की वजह से जो लोग हैं उनको चोट नहीं लगी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई प्रशासनिक प्रतिक्रिया इसमें अभी तक सामने नहीं आई है। रुद्रप्रयाग में आर्मी कैंटीन में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लग गया। धुएं के गुब्बार उठने लगे। मौके पर सेना, पुलिस और दमकल कर्मियों की पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के वजह से लाखों रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण क्या था ये पता नहीं लग पाया। हालांकि आग बहुत ज्यादा भयंकर थी। सेना, पुलिस और दमकल की मदद से ये आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें देखिए कितनी भयंकर ये आग थी और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। आग की वजह से लाखों रुपए के सामान के जलने की भी जानकारी मिल रही है। कैंटीन में आग लग गई, पूरी कैंटीन जल गई राख। कैंटीन में आग लग गई, पूरी कैंटीन जल गई राख। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी जिले के काठ गोदाम में शीश महल इलाके में बीती रात को हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मामला जब थाने पहुंचा तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ। मामले में 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में ही धर दबोचा। आपको बता दें कि जबकि एक को घटना स्थल से भीड़ ने पकड़ लिया था। वहीं सूचना पर मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला भी रात में थाने पहुंचे। आज मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें घटना को लेकर लोगों ने रोष व्यक्त किया है। मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस घटनास्थल की CCTV फुटेज भी लेकर उसकी जांच कर रही है। जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में भी ये शहर के अंदर इस तरह के घूमकर व्यापार करते। हरिद्वार में बस स्टैंड के सामने एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस स्टैंड के सामने का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को कुछ लोग डंडों से बुरी तरह से पीटते हुए नजर आए हैं। दरअसल युवक की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक की डंडों से जमकर पिटाई की। फिलहाल हरिद्वार CO सिटी ने बताया कि अभी तक किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा और जांच के बाद ही कहा जा सकता है इस मामले में कि क्या है ये पूरा मामला। अब जैसा अभी आपने मुझे दिखाया, एक आध कुछ मीडिया पर्सन ने मुझे कॉल किया था इस रिगार्डिंग, तो मैं थाने में इंस्पेक्टर, SSI और चौकी इंचार्ज सबसे पूछ चुका हूं। अब इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और वीडियो में लग रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई की कहां पर का है, क्या है, इस पर एक बार मैं पता करवा लेता हूं। जब एग्जैक्ट फैक्ट पता लगते हैं तब हम आगे कार्रवाई। फिलहाल इस टाइप की कोई सूचना, कोई शिकायत, कोई कॉल हमारे थाने में या चौकी में रिकॉर्डेड नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। लक्सर में खानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लालचंद गांव में जंगलों में छापा मारा और इस दौरान छापा मारकर कच्ची शराब बनाने वाले तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से सिलेंडर, भट्टी सहित शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं और 10 लीटर कच्ची शराब भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और न्यायालय में पेश के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। युवक को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल में जो है लालचंद वाला में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ कच्ची शराब की भट्टी चल रही है। उसमें थाना चौकी इंचार्ज जो है ये फिर गोवर्धनपुर
वालों ने दबिश दी थी और मैं भट्टी के एक राजकुमार नामक व्यक्ति को जो है पकड़ा है और कच्ची शराब और भट्टी चलाने के उसमें जेल भेजा। लक्सर से अगली खबर है। आपको बता दें कि लक्सर नगर में स्वच्छता ठेके का नवीनीकरण न होने और वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने मई दिवस पर पालिका परिसर में धरने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लक्सर पालिका के 11 वार्डों में से कई वार्डों में आउटसोर्सिंग ठेके पर रखे गए सैकड़ों मजदूरों ने साफ सफाई इनसे कराई जाती है, जिसकी 31 मार्च को ठेके की मियाद जो है वो पूरी हो गई थी। ठेके का नवीनीकरण न होने की वजह से अप्रैल में पुरानी व्यवस्था के तहत ही नए कर्मचारी जो इन कर्मचारी हैं इनसे काम कराया जा रहा था और इन कर्मचारियों ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कुछ दिन पहले इन्हें नोटिस देकर काम से हटा दिया गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने आज मई दिवस पर पालिका परिसर में इकट्ठा होकर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश जताया। धरने पर बैठे हुए हैं ये सभी पालिका परिसर में। आज मजदूर एकता दिवस है। बड़ा ही दुख का विषय है कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे नगर अध्यक्ष और हमारे नगर अधिशासी अधिकारी और प्रशासन हमारी तरफ कोई किसी तरह की हमारी बात को नहीं मंजूर कर रहा है। जो ऊपर से हमारी 500 रुपये दिहाड़ी आई हुई, हम इतने सालों से 10 साल ही हो गए जी, लगभग 11 साल ही होते आ रहे हैं। क्या कहूँ, वैसे हम इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं, भाई बच्चे भी हैं, पढ़ाई का भी है, सभी चीज़ है जी। तो अब ये हार के हमारे 6,500 है जी। 6,500 में बताओ हम क्या कर लेंगे बच्चों का। कि मजदूर दिवस के दिन हमारे सफाई कर्मचारी नगर पालिका की कितनी मजबूरी मतलब विसंगत है कि हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो आउटसोर्सिंग का माध्यम था वो हम ठेकेदारी प्रथा पर चले आ रहे हैं। हमने चेयरमैन साहब से कई बार मांग पत्र दिया है, लेकिन हमारे उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज मजदूर दिवस के दिन हमारे कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम लगातार अपने कर्मचारियों से प्रयास कर रहे हैं और इनके हित में ही निर्णय लिया जा रहा है। और कल से हमारी अधिशासी अधिकारी से बात हो रही है, उनको हमने लिखित में प्रार्थना पत्र 9 के 9 सभासदों ने दे दिया है और अभी इनकी माइक के माध्यम से इनकी बात करा दी जाएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।